गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे कम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो उसमें हमने दो कम्बिनेशन पढ़ा। पहला पढ़ा था सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे सेल थे, है ना, सभी सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, अगर पैरेलल कम्बिनेशन में अगर सेल हैं उनके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं, तो हम पूरे सर्किट में करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये है आज का टॉपिक। ठीक है, तो हम सेल को जब पैरेलल कम्बिनेशन में ऐड करेंगे और उनके ईएमएफ, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं, तो पूरे सर्किट में जो हम करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में, उसको कैलकुलेट करेंगे बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ से हम उसमें करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक। तो देखते हैं कि हमने सपोज किया कि हमारे पास तीन सेल हैं, है ना, जिनके ईएमएफ E1, E2, E3 है। उनके इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट हैं, R1, R2, R3, है ना। तो ये हमारे तीन डिफरेंट टाइप के सेल हैं जिनके ईएमएफ E1, E2, E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। तो उनका कम्बिनेशन हमने कैसे किया? पैरेलल कम्बिनेशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल हुए। फर्स्ट सेल ये, इसका है ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये फर्स्ट सेल है। सेकेंड सेल ये है आपका सेकेंड सेल, ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। और ये आपका तीसरा सेल जिसका ईएमएफ E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है ना। तो तीनों कंबाइन किए हुए हैं किसमें? तो आंसर है पैरेलल कम्बिनेशन में। तो इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, यहाँ, है ना। तो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया पहले जैसा सेम से। ठीक है, तो ये हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये हुआ आपका स्विच यानी की। ये की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है I, ये क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको बताया बाय किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, यही यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ A, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ B, ये तीसरा है C, ये है आपका D। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों से पैरेलल में हैं जिनके E1, E2, E3 डिफरेंट टाइप के ईएमएफ हैं, R1, R2, R3 डिफरेंट टाइप के इंटरनल रेजिस्टेंस हैं। तो इस सेल की वजह से करंट फ्लो होगा, तो आंसर है यस, करंट फ्लो होगा। कौन करंट फ्लो होगा? तो हमने सपोज किया I1। इस सेल के द्वारा करंट फ्लो होगा, आंसर है यस, वह करंट हुआ I2। इस सेल के द्वारा जो करंट फ्लो होगा वह क्या होगा, I3। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये हुआ करंट। समझ रहे ना? ठीक है, तो ये हमारा वो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, डिफरेंट टाइप के ईएमएफ और डिफरेंट टाइप के इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो ये करंट आई हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या है टॉपिक आज का? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ E एंड R आर डिफरेंट द करंट। ठीक है, फाइंड डिफरेंट, ये सब डिफरेंट है, द करंट फाइंड इन द सर्किट बाय किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेल है, ईएमएफ E1, E2, E3, है ना, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R1, R2, R3, एंड करंट इन ईच सेल I1, I2, I3, I1, I2, I3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर E1 की वजह से करंट I1, E2 की वजह से करंट I2, E3 की वजह से करंट I3। तो जब इस जंक्शन पर पहुंचेंगे I1, I2, I3, तो ये जो हमारा सर्किट होगा वो करंट I इज इक्वल टू क्या होगा,
इन तीनों का सम। ठीक है, तो करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये हुआ। देयरफॉर द करंट इन द सर्किट, ठीक है, इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये है ना, यानी I1 I2 I3 ये तीनों मिलकर पूरे सर्किट में करंट फ्लो कराएंगे I। ये समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या यूज करना है? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ हम पढ़े हुए हैं, तो हम ये देखते हैं किरचॉफ लॉ में अगर एक हमारा ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो होगा, है ना, सेम होगा हर एक रेजिस्टेंस के लिए। जैसे A D R C ये B, यह एक ब्रांच है, तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो होगा I। यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I, हर जगह I होगा। दूसरी ब्रांच अगर हम B को देखें, B ये देखिए B E1A, यह एक ब्रांच है, जंक्शन टू अदर जंक्शन ब्रांच। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, है ना, B E1A वो क्या होगा I1। B E2A जो ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो होगा I2। ये जो ब्रांच है A E3B उसमें जो करंट फ्लो होगा I3। ऐसा हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा हुआ है, यही यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक लूप मिलता है, क्लोज लूप, जिसमें हमको करंट कैलकुलेट करना है और किरचॉफ लॉ यूज करना है। तो हमको क्लोज लूप चाहिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्लोज लूप है ये A से चलो फिर A पर आओ, कितने रास्ते हैं, कितने क्लोज लूप हैं, इसको देखिए। पहला लूप है A D C B E1 फिर A पर पहुंच गए, ये हमारा पहला लूप है जिसमें हम किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड A D C B E2A क्लोज लूप। दूसरा A D C B E3A ये हुआ हमारा तीसरा, है ना। इसी से हम ये इसी क्लोज लूप में किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। तो देखिए पहला क्लोज लूप है, क्लोज लूप नाम दे दो A D C B E1A, A D C B E1 और A, ये हमारा क्लोज लूप है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे करंट I विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम इसमें करंट फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए A से शुरू करते हैं। तो A से शुरू करेंगे, ये है करंट I, यानी सेकेंड लॉ यूज करेंगे किरचॉफ का सेकेंड लॉ, है ना। सभी वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट था क्लोज लूप वो पूरा है A B C B E1, है ना। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज V बराबर I इंटू R, ये हुआ। तो ये हुआ I इंटू R यानी वोल्टेज, तो ये हुआ IR। ठीक है, फिर यहाँ पर आइए करंट I फिनिश, फिर V2 कहाँ है R1 रेजिस्टेंस के पास, इसमें करंट क्या है I1, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा I1 इंटू R1। ठीक है, और हमने देखा कि कैलकुलेशन का डायरेक्शन हमने लिया हुआ है, तो जो कैलकुलेशन का डायरेक्शन है वो कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो करंट का डायरेक्शन होगा या कैलकुलेशन के डायरेक्शन में जो हमारा करंट होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। ये तो ये हुआ हमारा करंट का डायरेक्शन और ये हुआ कैलकुलेशन का डायरेक्शन, सेम हुआ, इसीलिए ये पॉजिटिव हुआ। उसके बाद यहाँ पर आइए R1 इंटू I1, ये जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आंसर है पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैलकुलेशन का डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है, तो इस पूरे क्लोज लूप में जो करंट का डायरेक्शन है वह भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो जितने एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन में मिलेंगे वो सब क्या होंगे पॉजिटिव। तो
तो यहाँ पर हुआ प्लस I1 इंटू R1, ठीक है। अब इसमें भी करंट होगा, तो इसमें करंट क्या है, तो इसमें करंट I1 ही होगा, तो इसका वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल इसमें जो EMF है वह क्या है, वह आपका है E1 ही है ना। तो E1 आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये ध्यान रखिए। तो E1 हमारा होगा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये हमारा हुआ नेगेटिव, और नेगेटिव जब उस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर माइनस E1 लिखोगे इक्वल टू 0, बट हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इक्वल टू हो जाएगा क्या E1, ठीक है। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं करंट I1 को, ठीक है। तो यहाँ पे I1 R1 इज इक्वल टू E1 और ये प्लस है आपका, ये हो जाएगा माइनस IR, ठीक है। अब I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू E2 माइनस IR डिवाइड बाई R1। ये E2 नहीं है, E1 है, सॉरी ये E1 है ना। ये करंट हमको मिला I1, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो हमारा अगला लूप है वह क्या है, नेक्स्ट लूप हम E2 के लिए लेंगे। तो A D C B E2 A ये हमारा क्लोज लूप है। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा इसको देखते हैं। तो जो सेकेंड लूप है आपका लूप यानी क्लोज लूप A D C B E2 A D C B E2 A ये हमारा क्लोज लूप है। तो इसमें भी हम सेकेंड ला यूज करेंगे, वोल्टेज का सम क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये I इंटू R पॉजिटिव होगा, कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है इसलिए पॉजिटिव। अब यहाँ पर आइए, करंट है I2, रेजिस्टेंस है R2, तो ये होगा आपका I2 R2, पॉजिटिव की नेगेटिव, वेरी गुड पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि करंट का डायरेक्शन किधर है, कैलकुलेशन के डायरेक्शन में ही है। तो ये हुआ I2। अब E2 पर आइए, तो E2 का लोअर पोटेंशियल, ये है हायर पोटेंशियल, तो लोअर टू हायर क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पर माइनस E2 होगा और इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक, ओके। तो ये मिला आपको E2। तो यहाँ से करंट I2 कैलकुलेट करोगे तो सिमिलरली इसी तरीके से मिलेगा। E1 है तो E2 हो जाएगा माइनस IR, ये हुआ आपका IR डिवाइड बाई आपका है R, ये है आपका करंट I2। तो इसी तरीके से हम I3 निकालेंगे, है ना। सिमिलरली करंट I3 इज इक्वल टू क्या होगा, E3 माइनस IR डिवाइड बाई R3, ये हुआ तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो भी है, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ, है ना, ये हुआ आपका। तो इन चारों को देखिए, I1, I2, I3 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, है ना। तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, करंट इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट होगा, ठीक है। तो ये नोट करिए, आगे हम I1, I2, I3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो वहां से हमको I मिल जाएगा, यही हमको चाहिए था, ठीक। तो यही हमको कैलकुलेट करना था, करिए। ओके, तो अब हम वैल्यू रखते हैं I1, I2, I3 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। तो रखिए, तो I1 का वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू I1 मीन्स E1 माइनस IR डिवाइड बाई R1 प्लस I2 का वैल्यू E2 माइनस IR डिवाइड बाई R2 प्लस I3 का वैल्यू E3 माइनस IR
डिवाइड बाई R3, ये हुआ हमारा, है ना। तो अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो इस तरह से अरेंज करेंगे, I इक्वल टू E1 अपान R1, E2 अपान R2, E3 अपान R3, एक साथ लिख लेते हैं। ये हुआ E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3, E1 अपान E2, E2 अपान R2, E3 अपान R3, ये हमने एक साथ लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आई आर अपान R1 माइनस आई आर अपान R2 माइनस आई आर अपान R3। तो क्या कॉमन है, तो आंसर है आई आर अपान R1, आई आर अपान R2, आई आर अपान R3। तो आई आर कॉमन लोगे और माइनस कॉमन ले लिया तो सब क्या हो जाएंगे, प्लस। ये हुआ 1 अपान R1, यानी आई आर अपान R1 माइनस आई आर अपान R1, ये हो गया, प्लस यहाँ पर होगा आपका 1 अपान R2, यानी माइनस आई आर अपान R2, ये होगा प्लस 1 अपान R3, यानी माइनस आई आर अपान R3, ये हुआ, ठीक है। अब ये माइनस है, इसको इस साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो लाइए, तो आई प्लस ये सब ले जाओ, तो ये हुआ प्लस आई आर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, है ना। इसको इस साइड लाए तो यहाँ पे क्या बचा आपका, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3, ये हुआ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, वेरी आई कॉमन दिख रहा है, तो ये हुआ आई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिला 1 प्लस यहाँ पे क्या मिला R, फिर क्या मिला आपको 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हुआ इज इक्वल टू दिस E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3, ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद I का वैल्यू चाहिए, तो ये है I के साथ इन सब का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक है। ये हुआ E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस E3 अपान R3, और टोटल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाई ये हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस R इन ब्रैकेट 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। तो हमको E1 E2 E3 पता है, R1 R2 R3 पता है सब सेल का, तो हम करंट कैलकुलेट किए इस फार्मूले से, ठीक है। तो ये है हमारा करंट इन द सर्किट, जब हमारे सेल के EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, डिफरेंट हो, तो किरचॉफ्स लॉ हमने यूज करके उस पूरे सर्किट में करंट क्या होता है उसको कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये हुआ करंट, और कितने सेल हमने लगाए, 3 सेल लगाए। अगर n से लगाते तो क्या होता, कि यहीं पे E1 अपान R1 E2 अपान R2 डॉट 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 En अपान Rn हो जाता। तो फॉर n सेल, तो n सेल के लिए होता आपका I इज इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 प्लस डॉट 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 प्लस En अपान Rn डिवाइड बाई 1 प्लस R 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हुआ प्लस 1 अपान Rn। ये है आपका करंट इन द सर्किट इफ EMF ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिफरेंट कंबाइंड टू पैरेलल, ठीक है। ये है आपका करंट, ओके। तो ये टॉपिक पूरा हुआ। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके, कर लीजिए इसको। नेक कॉम्बिनेशन, तो नेक कॉम्बिनेशन हमारा है मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा हमको, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो ये है हमारे पास n सेल है जिनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। तो
ये हुआ आपका फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और इस तरह से डॉट 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 एन सेल है ना। तो ये है आपके एन सेल, ठीक है। तो एन सेल, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, डॉट 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 कितने सेल, एन सेल। हमने कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा ये डॉट डॉट डॉट, यहां पर भी ये, तो यहां पर भी हमने एन सेल को सीरीज में जोड़ा, ठीक है। तो ये हुआ एक लाइन, यानी पहला रो हुआ जिसमें हमने एन सेल को सीरीज कंबाइन किया हुआ है, और उसके बाद ये है दूसरी लाइन, यानी दूसरा रो जिसमें हमने एन सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है तीसरी लाइन। तो तीसरी लाइन में भी हमने एन सेल को सीरीज कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। ये है डॉट 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 आपका एन सेल, ये हुआ। तो एन सेल को हमने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। अब इस तरह से डॉट 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 हम एम रो तक आते हैं, एम रो, ठीक है, एम रो, ये हुआ। तो यहां पर ये हुआ आपका, ठीक है। तो कितने, देखो एन सेल को हमने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसे कितनी लाइन, आंसर है एम रो, इसको बोलते हैं रो। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, डॉट डॉट डॉट, कितनी पंक्ति है, एम पंक्ति है, यानी एम रो है, और हमने एन सेल को सीरीज में कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो एन सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, जिनके एम रो हैं, तो ये अब हम कंबाइन करेंगे पैरेलल, है ना। तो पैरेलल कंबाइन कर देंगे ये, है ना। तो ये सब हमको कैसे हो गए, पैरेलल, ठीक है। तो अब ये पैरेलल हो गया। अब इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया और एक स्विच लगा दिया। ये हुआ हमारा एन सेल सीरीज में, उसके कितने रो, आंसर है एम रो, और उन सबको अब हमने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल। तो ये सीरीज और उन सीरीज को सबको हमने कंबाइन कर लिया पैरेलल, तो पैरेलल और सीरीज दोनों हो गए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पॉइंट ए, ये हुआ आपका बी, मान लो ये सी है और ये डी, है ना। अब उसके बाद जो एन सेल हैं, इसमें सभी सेल के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो क्या हुआ, ई और ये है आपका ई, रेजिस्टेंस आर आर आर, ई यानी ईएमएफ सबका सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है, ई आर, ये हुआ आपका, है ना, ये सेम है, ठीक है, ओके। अगर हम इस फिगर को थोड़ा रीड्रा करना चाहें तो क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी सेल एन सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक इक्विवेलेंट ईएमएफ का सेल मिलेगा, है ना। तो सीरीज में कंबाइन करेंगे तो ई यानी ईएमएफ फर्स्ट सेल का, सेकेंड सेल का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से एन सेल जुड़े हुए हैं, है ना।
तो बताइए n सेल का अगर हम इस सीरीज में कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल ईएमएफ तो क्या होगा E प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन तक तो एन ई। तो यहाँ से एक हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा। तो ये हुआ इक्विवेलेंट ईएमएफ और यह जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा तो वह क्या होगा एन ई। हमने पढ़ा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए आर 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 डॉट 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 एन आर। तो एन आर जुड़ा हुआ है यानी सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो उनका भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने सपोज किया ये। तो अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आपको क्या मिलेगा एन आर। ये हुआ फर्स्ट सीरीज का ये इक्विवेलेंट है ना। इसी तरीके से सेकेंड का भी मिलेगा, थर्ड का भी मिलेगा और डॉट 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 एम रो का भी मिलेगा। तो हम इसको बना लेते हैं ये और डॉट 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 अब हमको कहाँ मिलेगा एम रो का। ये हुआ और आपका वही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और ये है आपकी की। ये हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये की, ये हुआ है ना। अब ये है एन ई तो ये क्या होगा एन ई ही होगा और ये क्या होगा एन आर और ये भी क्या होगा आपका एन ई होगा और ये क्या होगा एन आर। इन सब का इक्विवेलेंट ये समझ रहे हो ना, ठीक। अब हमने इसको कंबाइन किया तो ये हमको मिला। अब फिर से अगर इसको हम और मॉडिफाई करना चाहें और सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा इसको देखिए। तो अब हम जब इसको कंबाइन करेंगे तो एक हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा और एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए, बहुत ईजी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अगले स्टेप पर करते हैं। तो अब ये देखिए ये है ईएमएफ एन ई एन ई एन ई एन ई एन ई है ना, एम रो तक है ना। फिर अब उसके बाद ये जुड़े हुए हैं सब पैरेलल में। तो पैरेलल में ईएमएफ क्या होता है जो एक सेल का होता है वही पैरेलल में पूरे कॉम्बिनेशन का हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से इन पूरे से हमको एक इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाएगा। तो वह जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वह क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट ईएमएफ हुआ तो या नहीं सब किसमें जुड़े हुए हैं पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा एन ई। ये हुआ इक्विवेलेंट ईएमएफ। आप आर से या फिर हम कहेंगे अब ये क्या हो गया बैटरी। तो बैटरी का ईएमएफ क्या हो गया एन ई, ठीक है। अब उसके बाद हम रेजिस्टेंस पर आते हैं। रेजिस्टेंस क्या होगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा तो हमने देखा सभी रेजिस्टेंस इक्वल हैं और किसमें जुड़े हुए हैं तो आंसर है ये सब जुड़े हुए हैं पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक हमको इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा तो उसको हमने सपोज किया आर ई है ना। तो यहाँ से हम कर लेंगे तो 1/RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/NR 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 1/NR। तो ये हुआ 1/NR प्लस 1/NR डॉट 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 कहाँ तक है तो आंसर है एम रो तक है। तो ये जो होगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो एलसीएम हुआ NR, एलसीएम हुआ सबका NR 1 + 1 + 1 + 1 m तक। तो ये क्या हो जाएगा m। तो आपको इक्विवेलेंट इंटरनल चाहिए तो RE = ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा NR/M। ये हुआ आपका इस पूरे इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हो गया एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है NR/M, NR/M ये हो गया है ना। अब इन सब किससे जुड़े हुए हैं आंसर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। ये हुआ स्विच, ये हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हुआ स्विच यानी कि अब ये हो गया, समझ में आ रहा है ठीक। अब देखिए ये जो हमारा
अगर हम पूरे सर्किट का अब टोटल ईएमएफ क्या हो गया NE। अब टोटल रेजिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा NR/M और सीधे इसी के साथ हो गया है R, तो ये हो जाएगा प्लस R। तो ये हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट। ठीक है, तो यही सब हमको करना है। तो टोटल हमको क्या मिल गया, ईएमएफ, टोटल क्या मिल गया, रेजिस्टेंस। तो करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें जो करंट फ्लो होगा है ना I, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो NE अपॉन दिस हो गया करंट। ठीक है, ओके, तो यही सब हमको करना है। तो ये हमने क्या लिखा हुआ है, ये हमने जो अभी तक समझा हुआ है थोड़ा उसको रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा थियरी था, इसको हमने रिटेन में कर लिया। ठीक है, जैसा हमने समझा था वैसा राइट कर लिया। तो क्या था, लेट n सेल आर कनेक्ट इन सीरीज ऑफ ईच रो। ठीक है, एंड दीज आर m रो कनेक्ट टू ईच इन पैरेलल। सभी एक दूसरे से कैसे हो गए, पैरेलल। लेट ईएमएफ ऑफ ईच सेल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R सभी सेम है, E एंड R सेम एंड करंट I फ्लो इन सर्किट इन R। तो जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो क्या हो रहा है I, तो किससे ऊपर जाएगा, करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से ऊपर जाएगा, ये करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हुआ। फिर आगे नेक्स्ट क्या है, इन वन सीरीज ऑफ n से ऑफ ईएमएफ एंड E सब में क्या होगा, ये हो गया NE। सिंस ऑल सीरीज कनेक्ट टू पैरेलल, सभी सीरीज किसमें जुड़ गए हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो उसका टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ हो जाएगा NE, ये हो गया। सिमिलरली इंटरनल रेजिस्टेंस NR ऑफ ईच सीरीज के किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। जब उसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ईच सीरीज ऑफ n सेल connect to parallel in M row, then equivalent internal resistance RE हमने मान लिया। तो RE इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/RE इज इक्वल टू 1/NR 1/NR डॉट डॉट M तक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस NR अपॉन M, तो NR अपॉन M। ठीक है, तो NR अपॉन M ये हो गया इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसके आगे हम लिखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, अभी हमने आपको बताया, ये हुआ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस NR डिवाइड बाई M, और उसके साथ साथ कौन सीरीज में हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का टोटल ईएमएफ NE। तो अब हम E अपॉन R कर देंगे, हमको करंट मिल जाएगा, यही करना है। ओके, ये कर लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। तो हम करंट कैलकुलेट करते हैं कि करंट क्या होगा। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं करंट इन द सर्किट। ठीक है, करंट इन द सर्किट। तो सर्किट में करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ईएमएफ क्या चीज था, तो ईएमएफ था NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये था सर्किट का, तो NR/M और प्लस R ये था। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो M का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NE डिवाइड बाई NR प्लस M का मल्टीप्लाई MR और टोटल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा M। तो ये M न्यूमरेटर में आएगा, तो करंट आपका होगा, करंट I इज इक्वल टू क्या, ये M यहाँ पे आएगा, तो MNE डिवाइड बाई
एन आर प्लस एम आर, दिस इज द करंट इन द सर्किट। ये हुआ सर्किट में करंट, ठीक है। अच्छा, एक हमको रिजल्ट पता है फ्रैक्शन में, जैसे है 8/12, इसका कुछ वैल्यू आएगा, कुछ भी आएगा सपोज। अगर हम इसको, है ना, तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर को कम करते जाएंगे, डिनोमिनेटर को कम करेंगे, 10 करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा और ज़्यादा आएगा। इसको हमने किया 8, तो क्या आ गया, जो भी आया उससे ज़्यादा आया। फिर हमने किया इसको 6, तो वैल्यू हमको और ज़्यादा आया, है ना। अब फिर हमने किया इसको 2, तो हमको मिला और ज़्यादा। इसको किया 1, यानी अगर हम डिनोमिनेटर को कम से कम करें तो वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा करंट हो कैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके लिए ये जो डिनोमिनेटर टर्म है इसको क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना कम से कम हो सके उतना अगर कम हो जाएगा तो ये वैल्यू हमको क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी, करंट हमको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर हम चाहते हैं एन आर प्लस एम आर इज लेस, ठीक है, देन करंट इज मोर। ये हमारा सिचुएशन है, यही हमको चाहिए। तो ये हमारा कम से कम होना चाहिए, है ना। तो कम से कम के लिए हम एक जुगाड़ करते हैं, है ना, एक टेक्निक यूज करते हैं कि इसकी वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है, कितना हो सकता है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, 0 होगा, क्या होगा, है ना। सबसे कम से कम हम लोग को रखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये हुआ आपका एन आर प्लस एम आर को क्या लिख सकते हैं। तो एन आर प्लस एम आर को लिख सकते हैं √ एन आर प्लस √ एम आर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका माइनस, ये हुआ माइनस, और फिर ये प्लस आपका हो गया 2 √ एम एन आर आर, ठीक है। तो हम ना इसको एन आर प्लस एम आर को ये लिख दिया, लिख सकते हैं। जब इसको आप ओपन करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर यानी एन आर आएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करोगे तो एम आर आएगा। फिर ये माइनस है तो -2ab, तो ये हुआ -2 √ एन एम आर आर, तो ये प्लस है तो इससे से कैंसिल हो जाएगा, ये हमको बचेगा। आप करके देख लेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये देखिए एन आर और एम आर का कम से कम वैल्यू चाहिए हमको। तो हमको क्या करना है, इसके प्लेस पर हम क्या रख दें कि एन आर प्लस एम आर की वैल्यू कम से कम है ना। तो एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। तो हमने इसको रखा, ये √ एन आर माइनस √ एम आर। इसके प्लेस पर हम क्या रखें कि टोटल जो रिजल्ट मिले हमको कम से कम मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रखा -3, -2, -1, 0 भी रखा, 1 भी रखा, 2 भी रखा, 3 भी रखा, इस तरह से हम रखते हैं। तो देखिए √ एन आर माइनस एम आर के प्लेस पर 1 नंबर रखिए और वैल्यू को चेक करिए कि किस पर कम से कम मिलता है। चलिए -3 पर आते हैं। तो देखिए अगर इसके प्लेस पर -3 रखोगे तो -3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, +9, और +9 और ये मान 2 है तो +9 + 2 11, है ना। फिर से हम इसके प्लेस पर -2 रखेंगे, तो जब -2 का होल स्क्वायर करोगे तो +4 आएगा, तो +4 + 2 6 आया, है ना। और चेक करो -1 रखो, तो जब -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 मिला, तो 2 + 1 3, ये भी है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम प्लस वैल्यू भी रखें
+1 रखोगे तब पर भी आपको 2 + 1 3 मिलेगा, +2 रखोगे तब पर भी क्या मिलेगा आपको 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6 होगा, +3 रखोगे 3 × 3 = 9, 2 = 11 होगा। तो यानी इसके प्लेस पर माइनस रखो या प्लस रखो वो वैल्यू ज़्यादा ही मिलती है। तो एक सिचुएशन हमको ये मिलता है कि अगर इसके प्लेस पर 0 रख दें तो हमें लगता है इसकी वैल्यू कम से कम हो जाए। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 और +2 यानी 2, सिर्फ 2 ही मिलता है। और भी अगर आप कोई नंबर रखते हो इसके प्लेस पर -1 -2 -3 -4 तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। 1 2 3 4 5 रखोगे ज़्यादा मिलेगा। 0 रखने पर हमको सबसे कम वैल्यू मिल रही है NR + MR की। तो इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे 0 रखते हैं। तो √NR -√MR = 0 ये रखा। तो अब हमको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब इसको ट्रांसफर कर दो तो √NR √MR स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये होगा NR = MR। तो R बराबर निकालो, R = क्या हो जाएगा NR/M। ये आपको कहीं जाना पहचाना लग रहा है ना। तो ये क्या है आपका NR/M, दिस इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस RE अभी निकाले थे आप। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। तो हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम। समझ रहे ना, यही लिखना है। तो क्या लिखें, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, देन करंट इज मैक्सिमम। तो करंट हमको मैक्सिमम मिलेगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो गए, है ना। ठीक है, तो करंट हमने क्या निकाला था, करंट है ना ये निकाला था I = NE/NR/M + R। ये हमारा करंट था, है ना, करंट यही था, ये इसी को हमने चेंज किया था। ठीक है, तो यहाँ से NR/M के प्लेस पर क्या लिखोगे NR + M के इक्वल लिखोगे R। तो यहाँ पे लिखोगे R। तो I = NE/R + R। तो करंट क्या हो जाएगा I = NE/2R। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल JEE और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है ना। तो ये मैक्सिमम करंट होगा आपका जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स होंगे, है ना। मिक्स कॉम्बिनेशन में ये करंट आपका मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये तो था आज का टॉपिक मिक्स कॉम्बिनेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।